अच्छा चलिए कुछ सवाल पूछती हूँ अपने आप से और शायद आप भी सोचें। क्या क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है? क्या परिवार और दोस्तों के साथ बिताने के लिए वाकई वक्त मिल पाता है? और सोचिए, जब काम से घर लौटते हैं तो क्या एकदम एनर्जी से भरे होते हैं या बिल्कुल थके हुए? क्या लगता है कि जीवन का कोई मतलब है? नौकरी, खर्चे, रिश्ते, आपकी अपनी वैल्यूज, क्या ये सब चीजें फिट बैठती हैं एक साथ? और शायद सबसे जरूरी सवाल पैसे को लेकर, क्या मन में शांति है, सुकून है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें थोड़ा रोक कर सोचने पर मजबूर करते हैं, है ना? बिल्कुल, और ये सवाल अहम है। हाँ, और अगर इनमें से किसी का भी जवाब थोड़ा हिचकिचाहट भरा है या शायद नहीं है, तो उम्मीद है आज की हमारी बातचीत आपको कुछ नई सोच देगी। हम आज बात करने वाले हैं पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलने की। और ये सिर्फ बजट बनाने या ज्यादा कमाने की बात नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है ये। हाँ, ये एक ज्यादा संतुष्टि भरा, एक ज्यादा पूरा जीवन जीने के बारे में है। कैसे जिए? सही। इसी सिलसिले में एक कॉन्सेप्ट है, वित्तीय स्वतंत्रता। सुना होगा शायद, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाँ, FI आजकल काफी चर्चा में रहता है। हाँ। तो FI, इसका मतलब ये नहीं कि बस करोड़पति बनना है, बल्कि ये उस एहसास के बारे में जब आपको लगे कि हाँ, मेरे पास पर्याप्त है, इनफ। बिल्कुल, पर्याप्त शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इतना पर्याप्त कि आप जीवन के फैसले अपनी शर्तों पर ले सकें, सिर्फ पैसों की मजबूरी में नहीं। चलिए इसी सोच में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। जरूर। तो अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि भाई अपनी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, एक रैट रेस जैसी, है ना, रोज की भाग दौड़। बिल्कुल, रोज की भाग दौड़, जिसमें जिंदगी बस बिल भरने और अगली सैलरी का इंतजार करने में निकल जाती है। ऐसा क्यों लगता है कि पैसा इतना हावी हो गया है जीवन पर? ये एक बहुत ही आम एहसास है आजकल, और इसका एक बड़ा कारण समाज भी है। अक्सर होता क्या है कि हमारी पहचान, हमारी कीमत, वो हमारे काम और हमारी सैलरी से जुड़ दी जाती है। अच्छा। हाँ, इसे कुछ लोग जॉबिज्म भी कहते हैं। मतलब आपकी पूरी हस्ती को आपकी नौकरी के छोटे से दायरे में समेट देना। हम ये भूल जाते हैं कि काम वो जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। सही बात है। और ये भी तो सच है कि ज्यादा पैसा हमेशा ज्यादा खुशी लाए, ये जरूरी नहीं है ना? अरे बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कितनी स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि एक लेवल के बाद इनकम बढ़ने पर भी लोगों की खुशी या जो लाइफ सैटिस्फैक्शन है वो खास नहीं बढ़ती। हाँ, सुना है मैंने भी ऐसा। हाँ, मतलब बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएं, थोड़ी सुरक्षा महसूस हो, उसके बाद पैसे का असर खुशी पर कम होने लगता है। हम सोचते हैं कि अगली बड़ी चीज, बड़ी गाड़ी, नया महंगा फोन, वो हमें ज्यादा खुश करेगी। पर वो खुशी अक्सर टिकती नहीं है, बहुत टेम्पररी होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम कहते हैं जीवन जीना, मेकिंग अ लिविंग, वो कई बार असल में जीवन गंवाना, मेकिंग अ डाइंग बन जाता है? मतलब हम काम और पैसे कमाने की जरूरत में इतने उलझ जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। ये थोड़ी कठोर बात लगती है सुनने में, लेकिन इस पे सोचना जरूरी है। हम अक्सर काम का मतलब सिर्फ वेतन वाली नौकरी या पेड एम्प्लॉयमेंट समझ लेते हैं। हाँ, आमतौर पे तो यही होता है। लेकिन सोचिए, अगर हमारी गहरी मानवीय जरूरतें हैं, जैसे सम्मान की जरूरत, लोगों से जुड़ने की, अपने जीवन में कोई उद्देश्य महसूस करने की, कुछ क्रिएटिव करने की, अगर ये जरूरतें हमारी नौकरी से पूरी नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करते हैं? हम अक्सर इन जरूरतों को चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, भौतिक चीजों से। किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि लोगों को बड़ी कारों की जरूरत नहीं होती, उन्हें सम्मान चाहिए होता है। वाह। उन्हें कपड़ों से भरी अलमारी नहीं चाहिए, उन्हें आकर्षक महसूस करने की चाहत होती है। जीवन में उत्साह और सुंदरता चाहिए होती है। और जब हम इन गहरी जरूरतों को चीजों से पूरा करने लगते हैं, तो ये एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ बन जाती है। समझ रही हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है, हम पैसे और चीजों के पीछे भागते हुए शायद असली खुशी और जरूरतों से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से रास्ता कैसे बदलें? एक बड़ा फंडामेंटल आइडिया है, पैसा असल में जीवन ऊर्जा है। मनी इज इक्वल्स टू लाइफ एनर्जी। सुनने में ये बहुत फिलोसॉफिकल लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? नहीं, ये सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है, इसका प्रैक्टिकल मतलब बहुत गहरा है। आप सोचिए, हमारे पास सबसे कीमती, सबसे लिमिटेड चीज क्या है? हमारा समय, हमारी एनर्जी। बिल्कुल, हमारा समय और हमारी ऊर्जा, हमारी जिंदगी के घंटे, है ना?
हम इसी जीवन ऊर्जा को बेचकर, इसी का व्यापार करके पैसा कमाते हैं। जब आप मान लीजिए 8 घंटे नौकरी करते हैं, तो आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, आप अपनी जिंदगी के 8 अनमोल घंटे दे रहे होते हैं। सही। पैसा बस वो माध्यम है, वो मीडियम है जिसके जरिए हम इस जीवन ऊर्जा का लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अच्छा। तो अगर पैसा जीवन ऊर्जा है, तब तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी कितनी जीवन ऊर्जा किस चीज के लिए खर्च कर रहे हैं। एग्जैक्टली। यहीं पर वो वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी या रियल आवरली वेज की बात आती है ना? लेकिन ये सिर्फ सैलरी को काम के घंटों से डिवाइड करना तो नहीं होगा, इसमें और भी कुछ जुड़ता है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से एक ईमानदार हिसाब किताब है अपनी जिंदगी का। अपनी असली प्रति घंटा मजदूरी जानने के लिए आपको सिर्फ ऑफिस में बिताए घंटे नहीं गिनने। अच्छा, और क्या? आपको वो सारा समय और वो सारा पैसा भी जोड़ना होगा जो काम से जुड़ा है, पर अक्सर हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे काम पर आने जाने में जो समय लगता है, जो पैसा खर्च होता है, पेट्रोल, गाड़ी, बस का किराया, फिर काम के लिए तैयार होने में लगने वाला समय, काम के लिए खरीदे जाने वाले खास कपड़े, बाहर खाना पड़ता है तो उसका खर्चा, या और भी ऐसी चीजें। ओह हाँ, ये सब तो है। और ये भी सोचिए, काम के स्ट्रेस को कम करने के लिए हम जो खर्चे करते हैं, शायद छुट्टियों पर जाना पड़ता है या कोई और शौक पालना पड़ता है रिलैक्स करने के लिए, ये सब खर्चे भी तो काम से ही जुड़े हैं एक तरह से। हाँ, बात तो सही है। तो जब आप अपनी टोटल कमाई में से ये सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे घटाते हैं और फिर उसे टोटल समय से, यानी काम के घंटे प्लस ये सब जुड़े हुए घंटे, उनसे भाग देते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप असल में 1 घंटे की जीवन ऊर्जा के बदले कितना कमा रहे हैं। और मुझे अंदाजा है कि ये आंकड़ा ये हमारी कागजी सैलरी से काफी कम निकलता होगा। अक्सर ये काफी चौंकाने वाला होता है। ये हमें दिखाता है कि हमारी जीवन ऊर्जा असल में कितनी सस्ती बिक रही है। बाप रे, ये तो वाकई सोचने का नजरिया बदल सकता है। मतलब अगर हम इस तरह देखें तो हर खरीदारी, हर खर्चा एक सवाल बन जाता है। क्या ये चीज मेरी उतनी जीवन ऊर्जा के लायक है जितनी मैं इसके लिए दे रही हूँ? बिल्कुल। वो 50,000 का नया फोन, वो शायद सिर्फ 50,000 रुपए का न हो, बल्कि मेरी जिंदगी के पता नहीं 100 या 150 घंटों के बराबर हो। एग्जैक्टली। यही इस सोच की असली ताकत है। ये आपको मजबूर करता है हर खर्च पर सवाल उठाने के लिए। क्या ये वाकई मेरी जीवन ऊर्जा का सही इस्तेमाल है? क्या इससे मुझे उतनी संतुष्टि मिल रही है जितना मैं इसके लिए दे रहा हूं या दे रही हूं? ये समझ हमें फिजूल खर्ची से बचाती है और हमें एक सचेत, एक कॉन्शियस उपभोक्ता बनने में मदद करती है। सही कहा। और ये हमें अगले महत्वपूर्ण विचार पर लाता है, पर्याप्त को खोजना, फाइंडिंग इनफ। एक संतुष्टि वक्र या फुलफिलमेंट कर्व का जिक्र आता है। ये क्या चीज है? ये क्या दिखाता है? देखिए, संतुष्टि वक्र एक बहुत दिलचस्प विचार है। ये दिखाता है कि जब हम पैसा खर्च करते हैं तो शुरुआत में हमारी खुशी, हमारी संतुष्टि बढ़ती है। हाँ, जरूरतें पूरी होती हैं, कुछ आराम मिलता है, कुछ शौक पूरे होते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन ये बढ़ोतरी एक सीमा तक ही होती है। एक पॉइंट आता है जिसे संतुष्टि का शिखर या पीक ऑफ फुलफिलमेंट कहते हैं। उस पॉइंट के बाद और ज्यादा पैसा खर्च करने से या और ज्यादा चीजें जमा करने से खुशी बढ़ती नहीं है, बल्कि कई बार कम होने लगती है। कम होने लगती है? क्यों? हाँ, कम। सोचिए क्यों? क्योंकि ज्यादा चीजों का मतलब है ज्यादा रखरखाव, ज्यादा चिंता, उन्हें संभालने की झंझट, घर में ज्यादा भीड़भाड़, ज्यादा अव्यवस्था, है ना? वो चीजें हमें सुख देने के बजाय बोझ लगने लगती हैं। हम उनके मालिक नहीं रहते, वो हमारी मालिक बन जाती हैं। हाँ, ये तो मैंने महसूस किया है कभी कभी। और ये हमारी जो कंज्यूमर कल्चर है उसके तो बिल्कुल उलट है। वो तो हमेशा कहती है मोर इज बेटर, हमेशा नया, हमेशा ज्यादा। बिल्कुल। और यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि व्यक्तिगत तौर पर आपके लिए पर्याप्त क्या है, व्हाट इज इनफ। जब तक हम ये खुद डिफाइन नहीं करते, हम हमेशा और की तलाश में भटकते रहेंगे। जैसा किसी ने कहा है, अगर आप सब कुछ पाने के लिए जीते हैं तो आपके पास जो है वो कभी पर्याप्त नहीं होगा। तो अपने लिए इनफ की परिभाषा खोजना वही असली संतुष्टि की कुंजी है। ठीक है, तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई अपने लिए ये पर्याप्त कैसे खोजे, कैसे पता करे कि मेरे लिए कितना काफी है? यहीं पर शायद वो सचेत खर्च या कॉन्शियस स्पेंडिंग वाली बात आती है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है अपनी जीवन ऊर्जा यानी पैसे के फ्लो पर नजर रखना और शायद हर खर्चे पर खुद से कुछ गहरे सवाल पूछना। हाँ, बिल्कुल। 3 सवाल हैं जो इस प्रोसेस में बहुत मददगार हो सकते हैं। जब आप हर महीने अपने खर्चों का हिसाब देखें तो हर बड़े खर्चे पर खुद से पूछें। पहला,
क्या इस खर्च से मुझे उतनी संतुष्टि, खुशी या वैल्यू मिली जितनी जीवन ऊर्जा यानी पैसा और समय मैंने इसके लिए दी? क्या ये सौदा बराबर का था या मुझे बाद में पछतावा हुआ? अच्छा सवाल है। दूसरा, क्या ये खर्च मेरे गहरे जीवन मूल्यों और मेरे जीवन के उद्देश्य के साथ मेल खाता है? क्या ये मुझे वैसा इंसान बनने में मदद कर रहा है जैसा मैं असल में बनना चाहती हूँ, या ये बस आदत है या दिखावा है? ठीक है। और तीसरा सवाल, ये थोड़ा कल्पना वाला है लेकिन बहुत जरूरी है। अगर मुझे पैसे कमाने के लिए रोज-रोज काम करने की जरूरत न होती, तो क्या मैं ये खर्च तब भी करता या करती? अरे वाह, ये सवाल तो सच में आईना दिखाने जैसे हैं। ये हमें मजबूर करते हैं कि हम अपनी आदतों, सामाजिक दबावों और अपनी असली जरूरतों के बीच फर्क करें। बिल्कुल। और देखिए, ये प्रक्रिया सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, ये असल में आत्म खोज के बारे में है, सेल्फ डिस्कवरी। ये समझने के बारे में है कि हमारे लिए वाकई क्या मायने रखता है, कौन से खर्चे हमारी जिंदगी में सच में वैल्यू ऐड करते हैं और कौन से सिर्फ एक खालीपन भरने की नाकाम कोशिश है। ये सब पैसे और खर्चों पर एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। लेकिन क्या सच्ची दौलत, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे तक ही सीमित है? एक और कॉन्सेप्ट है जिसका जिक्र आता है, प्राकृतिक संपत्ति या नेचुरल वेल्थ। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत और जरूरी विचार है। सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती। प्राकृतिक संपत्ति उन चीजों को मानती है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती या मुश्किल से खरीदी जा सकती हैं, लेकिन वो जीवन को असल में अमीर बनाती हैं। जैसे कि? इसमें कई चीजें आती हैं, कुछ मुख्य हैं। एक, समय की संपत्ति, टाइम वेल्थ। जब हम सोच समझकर खर्च करते हैं, यानी मितव्ययी बनते हैं, फ्रूगल होते हैं, तो हम असल में क्या बचा रहे होते हैं? पैसा तो है ही, पर उससे भी ज्यादा हम समय बचा रहे होते हैं, समय खरीद रहे होते हैं। समय खरीद रहे होते हैं? कैसे? ऐसे कि कम खर्च का मतलब है कम कमाने की जरूरत। कम कमाने की जरूरत मतलब काम के घंटे कम करने की संभावना, या जल्दी रिटायर होने की संभावना। मतलब ज्यादा खाली समय सोचने के लिए, सीखने के लिए, अपने रिश्तों को निभाने के लिए, या बस यूं ही जिंदगी का आनंद लेने के लिए। ये खाली समय ही असली दौलत है। हाँ, ये तो है। और दूसरा है कौशल की संपत्ति, स्किल्स वेल्थ। अपने हाथों से कुछ बना पाने या कर पाने की क्षमता। ये भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। चाहे वो अच्छा खाना बनाना हो, बागवानी करना हो, घर की छोटी मोटी मरम्मत खुद कर लेना हो, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या कोई नया हुनर सीखना हो। ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है, पैसा बचाता है और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान बढ़ाता है। सही। और क्या है प्राकृतिक संपत्ति में? तीसरा और शायद सबसे जरूरी, रिश्तों की संपत्ति, फ्रेंडशिप वेल्थ। गहरे भरोसेमंद रिश्ते, अच्छी दोस्ती, ये अनमोल है। मुश्किल वक्त में अक्सर पैसों से ज्यादा दोस्त काम आते हैं, है ना? बिल्कुल। ये जो भावनात्मक सहारा है, ये अपनापन, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी हो सकती है। और चौथा है सामुदायिक संपत्ति, कम्युनिटी वेल्थ। अपने आस पड़ोस, अपने समाज, अपनी कम्युनिटी से जुड़ाव महसूस करना, लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करना, एक दूसरे की मदद करना, इसे सोशल कैपिटल भी कहते हैं। ये भी सच्ची संपत्ति है। असल में देखा जाए तो समुदाय ही हमारी सुरक्षा और हमारी संपन्नता की आखिरी इकाई है। अकेला इंसान कितना भी अमीर हो, वो अधूरा है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। प्राकृतिक संपत्ति। अच्छा, आपने मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी का जिक्र किया। आमतौर पे लोग इसे कंजूसी समझते हैं, मक्खी चूस होना। क्या ये परिभाषा सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये परिभाषा बहुत अधूरी और नेगेटिव है। मितव्ययिता कंजूसी नहीं है, नहीं अभाव में जीना है। फ्रुगैलिटी का मतलब है अपनी जीवन ऊर्जा, यानी अपना समय और अपना पैसा, इसका बुद्धिमानी से सोच समझकर उपयोग करना। वैल्यू फॉर मनी, या कहें वैल्यू फॉर लाइफ एनर्जी। अच्छा। ये इस बात का आनंद लेना है कि आप अपनी जिंदगी के हर मिनट और आपके पास मौजूद हर चीज से मैक्सिमम वैल्यू और संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं। ये बर्बादी से बचना है, वेस्ट से बचना, ताकि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगा सकें जो वाकई आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये प्राकृतिक संपत्तियां जिनके बारे में हमने बात की। समझ गई। तो कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी और वैल्यू पर फोकस। हाँ, समझदारी, रिसोर्सफुलनेस। ठीक है। तो ये सारी बातें, जीवन ऊर्जा को समझना, सचेत खर्च करना, पर्याप्त को परिभाषित करना,
प्राकृतिक संपत्ति बनाना, ये सब हमें किस मंजिल की ओर ले जाती हैं? क्या यही वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एफआई है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी? इसे थोड़ा और साफ करें। हाँ बिल्कुल, ये सब उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। वित्तीय स्वतंत्रता या एफआई का सीधा सा मतलब है कि आपके पास आपके निवेशों से या दूसरे पैसिव स्रोतों से इतनी रेगुलर इनकम आ रही है कि वो आपके बुनियादी जीवन यापन के खर्चों और कुछ हद तक आराम की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। मतलब ये कि आपको सिर्फ पैसे कमाने के लिए रोजाना कोई वेतन वाली नौकरी करने की जरूरत अनिवार्य नहीं रह जाती, कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो काम करें, शौक से करें, वो काम करें जो आपको पसंद है, जिसमें आपको मजा आता है, जो आपको सार्थक लगता है, लेकिन सिर्फ मजबूरी में, सिर्फ बिल भरने के लिए काम करने की जरूरत न रहे। वाह, ये तो आजादी लगती है सच में। हाँ, ये अमीर होने से ज्यादा आजाद होने के बारे में है, फ्रीडम। तो अगर कोई इस स्वतंत्रता तक पहुंचना चाहे तो प्रैक्टिकली क्या कदम उठाने होंगे? क्या इसका कोई रोड मैप है, कोई स्टेप्स है? हाँ, इसके कुछ आजमाए हुए सिद्धांत और कदम हैं। बेशक हर किसी की यात्रा थोड़ी अलग होती है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन मोटे तौर पर कुछ स्टेप्स हैं। पहला और सबसे बुनियादी कदम, ट्रैकिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जीवन ऊर्जा यानी पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। हर रुपए का हिसाब रखना, कम से कम कुछ महीनों के लिए तो जरूर, ताकि आपको अपने खर्चों के पैटर्न समझ आ सके। हिसाब रखना जरूरी है। दूसरा, खर्च कम करना। वो 3 सवाल याद हैं? उनका इस्तेमाल करके सचेत मितव्ययता अपनाना, सोच समझकर खर्च करना, सिर्फ वही खर्च करना जो वाकई वैल्यू दे और आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। अपनी जीवन ऊर्जा की बर्बादी रोकना। ठीक है, ट्रैक करो फिर कम करो। तीसरा, आय बढ़ाना, मैक्सिमाइजिंग इनकम। अपनी जीवन ऊर्जा का सम्मान करते हुए अपनी आय बढ़ाने के तरीके खोजना। अब ये नौकरी बदलना हो सकता है, प्रमोशन पाना हो सकता है, कोई साइड हसल या बिजनेस शुरू करना हो सकता है, या अपने किसी स्किल का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना हो सकता है। जरूरी ये है कि जो भी काम आप करें वो आपकी जीवन ऊर्जा के बदले में आपको उचित मूल्य दे, आपकी मेहनत का सम्मान हो। ठीक है, ट्रैक, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। और चौथा, और ये लक्ष्य है, क्रॉसओवर पॉइंट तक पहुंचना। ये वो जादुई पॉइंट है, ये वो बिंदु है जब आपके निवेशों से होने वाली मासिक आय आपके मासिक खर्चों से ज्यादा हो जाती है। अच्छा, इनकम खर्चा। हाँ, इस पॉइंट के बाद थ्योरेटिकली आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। आपको जीने के लिए एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं है। और यहां तक पहुंचने के लिए पांचवा कदम क्या होगा? पांचवा कदम है समझदारी से निवेश करना, इन्वेस्टिंग वाइजली। जो पैसा आप बचा रहे हैं उसे सिर्फ बैंक में रखे रहना काफी नहीं है। महंगाई उसे खा जाएगी। उसे ऐसी जगह लगाना होगा जो महंगाई को मात दे सके और आपके लिए इनकम पैदा करे। कहाँ निवेश करें? यहां पर सुरक्षा, नियमित आय और कम लागत वाले निवेश महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अक्सर इंडेक्स फंड्स या कुछ तरह के बॉन्ड्स पसंद किए जाते हैं क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन देते हैं और लंबी अवधि में सापेक्ष रूप से स्थिर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन निवेश का फैसला अपनी रिस्क क्षमता और जानकारी के आधार पर करना चाहिए। निवेश जरूरी है। अच्छा, निवेश के साथ ही 3 स्तंभों का भी जिक्र होता है, पूंजी, कुशन और कैश। ये क्या है? इनका क्या मतलब है? हाँ, ये एफआई प्लानिंग के 3 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक तरह से 3 अलग अलग मटके समझ लीजिए। पूंजी, कैपिटल, ये आपका मेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है। वो पैसा जो आपके लिए काम कर रहा है, जो आय पैदा कर रहा है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जिससे किराया आता है वगैरह। ये आपके एफआई का इंजन है। इसे आमतौर पर छेड़ा नहीं जाता। ठीक है, ये तो हो गया इंजन। कुशन, ये आपका इमरजेंसी फंड है। आमतौर पर 3 से 6 महीने या कुछ लोग और भी ज्यादा रखते हैं कि जरूरी खर्चों के बराबर पैसा। ये कैश या बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाले निवेश में रखा जाता है। ये आपको अचानक आने वाली मुसीबतों से बचाता है। नौकरी चले गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ताकि आपको अपनी पूंजी, अपना कैपिटल ना तोड़ना पड़े। ये एक सेफ्टी नेट है। सेफ्टी नेट बहुत जरूरी। कैश, ये इन दोनों के अलावा रखा गया अतिरिक्त पैसा है। ये किसी बड़े प्लान किए हुए खर्च के लिए हो सकता है, जैसे घर का डाउन पेमेंट देना है या गाड़ी लेनी है, या किसी खास अवसर के लिए, कहीं दान देने के लिए, या शायद किसी नए इन्वेस्टमेंट के मौके के लिए जो अचानक आ जाए। ये थोड़ा फ्लेक्सिबल पैसा है। कैपिटल, कुशन, कैश, समझ गई। तो अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। ये सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। बिल्कुल। अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, एक निचोड़,
तो मुख्य संदेश क्या होगा? मुख्य संदेश मेरे ख्याल से ये है कि पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना। ये सिर्फ फाइनेंशियल टेक्निक सीखने का मामला नहीं है। ये अपने फाइनेंस को, अपनी आर्थिक जिंदगी को, अपने जीवन के गहरे मूल्यों, अपनी खुशी और अपने असली उद्देश्य के साथ जोड़ने का, इंटीग्रेट करने का प्रयास है। इंटीग्रेशन। हाँ, ये दो चीजों को एक साथ लाने की कोशिश है। एक तरफ है वित्तीय बुद्धिमत्ता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, यानी पैसे की दुनिया कैसे काम करती है इसे समझना, निवेश, बजट, कंपाउंडिंग, ये सब। और दूसरी तरफ है वित्तीय अखंडता, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, यानी अपने मूल्यों और विश्वासों के अनुसार पैसे का उपयोग करना। जो आपके लिए सही है उसके हिसाब से पैसे को देखना और खर्च करना। वित्तीय बुद्धिमत्ता और वित्तीय अखंडता, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड फाइनेंशियल इंटेग्रिटी। हाँ, और जब ये दोनों साथ आते हैं तब शायद हमें वो सच्ची स्वतंत्रता और वो संतुष्टि मिलती है जिसकी हम सब तलाश कर रहे हैं। मुझे भी यही लगता है। ये पूरी यात्रा सिर्फ पैसों के मैनेजमेंट की नहीं है, बल्कि ये तो आत्म खोज की यात्रा है, एक ज्यादा सचेत, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने की यात्रा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पैसे से शुरू होकर जिंदगी तक पहुंचने की यात्रा है। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कल से आपको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वेतन के लिए काम करने की जरूरत न रहे, अगर ये पूरी तरह से ऑप्शनल हो जाए, तो आप अपनी बची हुई अनमोल जीवन ऊर्जा का निवेश कहाँ और कैसे करना चाहेंगे? क्या करेंगे आप अपने समय और अपनी ऊर्जा के साथ? इस सवाल पर विचार जरूर करिएगा। उम्मीद है आपको आज की बातचीत जानकारी भरी और शायद थोड़ी प्रेरणादायक भी लगी होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और उपयोगी चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी बातचीत मिस न करें। हाँ, जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए सोचते रहिए।